जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एक ब्रिटिश की छोटी सी सेना ने भारत के तीन तीन सम्राट, तीन तीन राजा की बड़ी बड़ी सेना को एक साथ हरा दिया। क्या था बक्सर का युद्ध, क्या हुआ था बक्सर के युद्ध के दौरान, क्या थे इसके कारण और क्या थे इसके परिणाम, इन सारी चीजों को हम लोग आज की कक्षा में सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ में लास्ट में करेंगे हम लोग इस टॉपिक के 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्लास के लास्ट में एमसीक्यू का प्रैक्टिस जरूर से करके जाइएगा, आपको बक्सर के युद्ध में एक भी डाउट नहीं बचेगा क्लास को देखने के बाद। ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए, दरअसल बात यह है कि आज की कक्षा को देखने से पहले आपको हमारी पिछली कक्षा का देखा होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये जो युद्ध है ना बाबू, ये पहले के युद्ध का परिणाम है। यानी इसके पहले हम लोग 1757 का प्लासी का युद्ध पढ़ चुके हैं, और पलासी के युद्ध के बाद ही बक्सर का युद्ध हुआ था, और ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आपने पिछली कक्षा नहीं देख रखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके जरूर से देख लीजिएगा। 1757 का युद्ध क्लियर करने के बाद आपको बक्सर का युद्ध आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि पलासी के युद्ध के बाद का स्थिति क्या था, तब उसके बाद बक्सर का युद्ध का टॉपिक पे हम लोग आएंगे। देखिए, पलासी के युद्ध के बाद हुआ क्या था कि पलासी के युद्ध में आपको पता है कि 23 जून को सर जी युद्ध हुआ था, बीच में बरसा बरसा वगैरह हो गया था, और गद्दारी भी कर दिया था मीर जाफर, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को हारना पड़ता है, सिराजुद्दौला को पराजित होना पड़ता है। और जैसा कि मीर जाफर से अंग्रेज वादा करके रखा था कि जैसे सिराजुद्दौला हारेगा, बंगाल का नवाब किसको बना दिया जाएगा, मीर जाफर को बना दिया जाएगा। तो वही होता भी है। अब बंगाल का जो नया नवाब है, किसको बना दिया जाता है सर जी, मीर जाफर को बना दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि आपको ये भी पता होगा कि अब मतलब नवाब बना दिया है, राजा बना दिया है, तो अप्रत्यक्ष निरंतर नियंत्रण जो है बंगाल पर अंग्रेज का भी एक तरह से हो ही जाता है। ठीक है। तो उसके आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, होता क्या है कि मीर जाफर को नवाब यानी राजा तो बना दिया, लेकिन उसके साथ में बहुत सारा समस्या आना शुरू हो गया। समस्या क्या आया कि अंग्रेज जो है मीर जाफर से पैसा लेना शुरू किया। अब पैसा धमकी के माध्यम से नहीं ले रहा था, जो मीर जाफर विरोध भी करता। जैसे होता है ना दोस्त में कि किसी का बर्थडे है, वो अपने बोल देता है कि अरे भाई तुम क्या, तुम तो अमीर आदमी है, हमको जो है कार देंगे देगा। ऐसे करके जब मीर जाफर गिफ्ट देता, मतलब पैसा देता नहीं था अपने से, अंग्रेज ऐसे सब बोल बोल के गिफ्ट के तौर पर अपने आप को पैसा जबरदस्ती दिलवा देता था मीर जाफर से। अब मीर जाफर को भी देना पड़ जाता था, काहे काहे कि मीर जाफर को नवाब अंग्रेज ही बनाया है, राजा अंग्रेज ही बनाया है। तो इसीलिए क्या हुआ, मीर जाफर को जबरदस्ती पैसा देना पड़ा। अब पैसा देते देते भैया एक समय तो ऐसा आएगा ना जब अपने पास पैसा खत्म हो जाएगा। तो मीर जाफर के साथ भी ऐसे कंडीशन आया। हुआ क्या, शुरू में नवाब बनने के बाद जो है मीर जाफर अंग्रेजों को भारी धन उपहार में देने लगा, गिफ्ट में देने लगा, गिफ्ट। होता क्या है कि अंग्रेज लगातार पैसा ले रहा था, और राजनीति में जो है बता भी रहा था कि जो है देखो मीर जाफर ऐसे 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 नहीं करना है, ये गलत बात हो गया, इसको इसको सजा नहीं देना है, अंग्रेज को नहीं सजा देना है, अच्छा ये भारत वाला गलती किया, इसको फांसी पे चढ़ा। ऐसा सब मतलब हस्तक्षेप भी करने लगा राजनीति में, कौन, अंग्रेज। मीर जाफर तंग आ गया, लास्ट लास्ट में बोलिए दिया, हुजूर अब नहीं हो पाएगा हमसे, अब हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। तो अंग्रेज को पता लग गया, तो समझ में आ गया कि जो है ये जो मीर जाफर है ये मेरा कोई काम का नहीं है। तो ये क्या किया, अब मीर जाफर को राजा के पद से हटा दिया और मीर कासिम को बना दिया। देखिए दोनों में मीर लगा हुआ है, लेकिन जाफर राजा था पहले। अब हुआ क्या, उसको पता चल गया कि ये जो राजा है ये अब मेरा उपयोगी नहीं है। इसीलिए 1760 ईस्वी में क्या किया, मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बना दिया। किसको बना दिया राजा, अब राजा कौन हो गया, मीर कासिम। और सोचा क्या कि जो जैसे मीर जाफर मेरा कठपुतली बना हुआ था, जैसे हम जब जो बोलते थे वैसे वो कर देता था, वैसे मीर कासिम भी कर देगा। लेकिन मीर कासिम भैया दूसरे तरह का राजा था। देखिए उसको लगा कि कठपुतली बना के रख देंगे इसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, मीर कासिम जो है महत्वाकांक्षी राजा था, बुद्धिमान राजा था, जनता का भला चाहता था। वो चाहता था कि जो बंगाल का जो इलाका है, जो अंग्रेज उस पर आधिपत्य किया हुआ है, उसका जो नवाब है उस पर आधिपत्य कब्जा किया हुआ है, उसको कैसो करके अंग्रेज को यहाँ से भगा दे, मतलब अंग्रेज से जो है बंगाल को मुक्ति दिला दे। ऐसा कौन सोच रहा था, मीर कासिम सोच रहा था। इसीलिए मीर कासिम क्या करता है, दो चार को काम करता है। इसी को हम लोग बक्सर का युद्ध का कारण में लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि बक्सर का युद्ध का क्या कारण था, तो जो जो पॉइंट अभी दिया हुआ है इस सब पॉइंट को आप लोग लिख सकते हैं। मीर कासिम पहला काम क्या किया, यही काम ही जो है गड़बड़ा दिया मामला अंग्रेज के साथ में। तो सबसे पहला काम क्या किया, उसको पता था कि जो मुर्शिदाबाद है ना, ये भैया अब अंग्रेज का ये इलाका में बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो यहाँ से क्या करते हैं, राजधानी को हटा करके मुंगेर लेके आ जाते हैं। मुंगेर बिहार में था, मुर्शिदाबाद से दूर है, अपना राजधानी बदल लिया। मतलब अब जो बंगाल का राज चल रहा होगा, वहां पर जो शासन चल रहा होगा, कहाँ से चल रहा होगा,
तो मुर्शिदाबाद से ना चल के कहां से चलेगा, मुंगेर से। अंग्रेज का वहां पे दबदबा था नहीं। तो अब मीर कासिम को ऐसा लगा कि अब हम लोग स्वतंत्र होकर यहाँ पर शासन कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे अंग्रेज का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ही है कि मीर कासिम को पता था कि भविष्य में अंग्रेज कभी न कभी हमला जरूर करेगा, कभी न कभी मारपीट जरूर करेगा। उसके बाद क्या होता है, मीर कासिम पूरा तैयारी कर लेता है। तैयारी में क्या करता है, तो मुंगेर में ही अपना गन फैक्ट्री खोल लेता है, बंदूक का कारखाना खोल लेता है, बंदूक बनाना शुरू कर देता है, और अपना सेना को बहुत बढ़िया ढंग से ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। देखिए, ट्रेनिंग मतलब भैया प्रशिक्षण देने लगता है। जैसे अंग्रेज सब अपना सेना को ट्रेनिंग देता था युद्ध में बढ़िया परफॉर्मेंस करके, वैसे ये भी देना शुरू कर देता है। 1760 में सब खेला हो रहा है। देखिए, 1760 में मीर कासिम को बनाया, उसी के एक दो साल, उसी कुछ समय बाद जो है राजधानी बदल लिया, अपना सेना को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, पूरा कोशिश करने लगा कि कैसे करके मेरा शक्ति बढ़ जाए, अपना शक्ति बढ़ाने का पूरा प्रयास करने लगा। लेकिन सबसे गड़बड़ी पता है क्या हो जाता है, यहाँ तक अंग्रेज को कोई दिक्कत नहीं था। हर राजा का काम होता है कि अपना सेना को मजबूत करे, अपना सेना के लिए हथियार का जुगाड़ करे। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आ जाता है कि होता क्या है कि अंग्रेज मीर का कासिम जो है कि अंग्रेज को दस्तक मिला हुआ था। आपको पिछला क्लास में हम लोग बता चुके हैं दस्तक क्या होता था। एगो फरमान था, फर्रुख सियार जारी किया था। एगो कागज था, उस पर लिखा हुआ था कि अंग्रेज जो है बंगाल से फ्री में व्यापार करेगा, मुफ्त में व्यापार करेगा। इसी को दस्तक नाम दे दिया गया था। तो अब होता क्या था कि अंग्रेज जो है बंगाल से फोकट में सामान खरीद के लेके जाने लगा था। मीर कासिम क्या किया कि देखा कि अंग्रेज का अगर मना कर देंगे सामान खरीदना, तो व्यापार में भी थोड़ा नुकसान हो सकता है, जो भारत का बंगाल का इलाका का आदमी है उसको, और साथ ही साथ में हमला भी होने का संभावना है। तो मीर कासिम कुछ दिमाग लगाया ऐसा, वो क्या किया, वो अंग्रेज को तो फोकट में लग जाइए रहा था, बोला भैया दूसरा देश का आदमी आकर के यहाँ से ले लेकर के जाएगा, भारत का आदमी नहीं लेके जाएगा। ये जो है भारत का भी जो लोग है ना, भारत का जो लोग है, वहां का बंगाल का जो लोग है, उसको भी बोल दिया कि भैया तुम भी मुफ्त में व्यापार करो, जितना खरीद सकता है खरीदो। अंग्रेज को बुरा ई बात से लग गया कि पहले खाली अंग्रेज खरीद रहा था फ्री में, तो अंग्रेज को जो है विशेषाधिकार प्राप्त था। अंग्रेज को लग रहा था कि नहीं, हम थोड़ा अलग है। लेकिन जैसे ही थोड़ा बात बदल दिया ना, भारत को भी परमिशन दे दिया, तो अब अंग्रेज को ऐसा लगने लगा कि जो है अरे भैया हमरे में भारत में कोई अंतर ही नहीं, दोनों को बराबर पे कर दे। अंग्रेज को लगा अच्छी, ये कुछ लोग के साथ में मेरा बराबरी करेगा। अंग्रेज गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद में बस यही कारण था मीर कासिम के साथ में युद्ध लड़ने का अंग्रेज को। ब्रिटिश के साथ में भारत को जो है, भारत को भी दस्तक प्रदान कर दिया, भारत को भी मुफ्त में व्यापार करना शुरू कर दिया। जिससे हुआ क्या कि भारत का आदमी और ब्रिटिश दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यही बराबरी उसको चुभ गया थोड़ा सा। तो इसी वजह से क्या होता है कि मीर कासिम पे हमला कर देता है 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में मीर कासिम पे हमला कर देता है कौन, अंग्रेज। अब मीर कासिम पे हमला करता है, तो भैया अंग्रेज के पास में सेना भी था ठीक ठाक, बंगाल का पैसा भी उसको मिल ही रहा था, और आपको पता है कि मीर जाफर से पैसा तो वही ले रहा था, तो ताकतवर हो ही गया था। साथ ही साथ में सेना उसका ट्रेनिंग भी बढ़िया लिया हुआ था, और मीर कासिम तो भैया अभी अभी ट्रेनिंग देना शुरू भी किया था। इसीलिए होता क्या है कि 1763 ईस्वी में मीर कासिम जो है हार जाता है। पहले देखिए, मीर कासिम, यही वजह से मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में संघर्ष शुरू होता है। 1763 ईस्वी में ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच में युद्ध भी होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, मीर कासिम जो है वो हार जाता है, और वो बंगाल से भाग करके अवध चला जाता है। देखिए, आपको अगर बताएं हम, तो ये आपका थोड़ा सा भारत बना देते हैं, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये हिस्सा जो है, इतना बड़ा हिस्सा यहाँ पर, ये था बंगाल का। और बंगाल में आप लोग अगर पिछला क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा कि असम हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इतना बड़ा हिस्सा शामिल था। इसी के जस्ट बगल में उत्तर प्रदेश में, जो वर्तमान अभी उत्तर प्रदेश है, वहां पर अवध का क्षेत्र था। और ये तो आपका दिल्ली है, यहाँ पर मुगल बैठा हुआ था, मुगल बादशाह बैठा हुआ था। तो इसी समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा, ये सब अभी आगे यूज होगा, ये सब का नाम समझ में आना चाहिए। तो मुगल बादशाह कहाँ पे, दिल्ली में राज कर रहा था। उसका क्या नाम था, मुगल बादशाह का नाम क्या था, शाह आलम द्वितीय। अवध में जो राजा था, अवध का राजा का नाम था शुजा उदौला। अवध के जो शासक थे, अवध के जो नवाब थे, राजा थे, उनका क्या नाम था, शुजा उदौला। और बंगाल से कौन भाग के गया अवध, अभी गया मीर कासिम। मीर कासिम अवध गया, हारा हुआ तो तभी किया, सोच लिया था कि अंग्रेज को जो है हमको हराना है। अवध जाता है सहायता मांगने के लिए भाग करके। अवध उल्ला का जो राजा था सुजाउद्दौला, उसको बोला कि देखिए हुजूर, देखिए अभी मेरे राज्य में कब्जा किया। दोस्ती तभी क्या, हुजूर क्या बोलेगा भैया, दोस्ती था, राजा राजा दोस्त था।
तो बोला कि देखिए अभी बंगाल में कब्जा किया है अंग्रेज, बंगाल से पैसा वैसा लेके अवध पे भी हमला करेगा, और कुछ देर बाद जो है जा करके आपका जो मुगल सम्राट है, मुगल बादशाह, उन पे भी हमला करेगा। तो ये जो है मीर कासिम पहले अवध का राजा सुजाउद्दौला से सहयोग मांगता है, बोलता है कि सर अभी अभी जो है आप पे हमला होने वाला है, तो सहायता कीजिए, अकेले हम नहीं हरा पाए इसको, आपका सेना का जरूरी है। तो सुजाउद्दौला और मीर कासिम दोनों मिल जाता है। अब बोलता है ठीक है दोनों मिल के मार करेंगे। लेकिन मीर कासिम को पता था कि ऐसा ट्रेनिंग दिया हुआ है अंग्रेज सेना को कि हम दोनों मिलके भी इसका जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों पहुंच जाता है कहाँ, दिल्ली। और दिल्ली जाकर के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलता है, और वहां जाकर इससे बात करता है कि देखिए हम दोनों का राज्य पे कब्जा होने ही वाला है, अंग्रेज बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, आपका सहायता चाहिए, सब मिलकर के अंग्रेज को यहाँ से भगा देंगे। तो शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम तीनों में गठबंधन हो जाता है, तीनों मिल जाता है, और मिल करके सोचता है कि हम तीनों मिल करके जो है अंग्रेज को हराएंगे। ठीक है। तो मीर कासिम जो है अब क्या करता है, संगठन बनाना शुरू कर देता है अंग्रेज को हराने के लिए। देखिए संगठन में आपको पता चल गया, अवध की तरफ से, अवध का क्षेत्र, अवध का जो नवाब था, अवध का जो राजा था, उसका क्या नाम था, सुजाउद्दौला नाम था। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लड़ा था। अवध का नवाब का नाम सुजाउद्दौला था, सुजाउद्दौला याद रखिए। और मुगल बादशाह दिल्ली में राज कर रहा था, शाह आलम द्वितीय नाम था। और मीर कासिम जो भाग करके गया था। तीनों युद्ध करने पहुंचा। कहाँ पहुंचा, बिहार में बक्सर जिला है, वहीं पे युद्ध करने के लिए आया था। अंग्रेज की तरफ से भी, अब देखिए युद्ध होगा तो दोनों तरफ से नहीं होगा भैया, कोई कोई लड़ रहा होगा। एक तरफ से 3 आदमी था, तीनों के पास कुल मिलाकर के 40 से 50 हजार सेना था, 40 से 50 हजार। इंस्टाग्राम वाला भाषा में बोले तो 40 से 50 के, इतना सेना था तीनों मिला करके। और अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहा था, अंग्रेज का जो सेनापति था उसका नाम क्या था, हेक्टर मुनरो। उसके पास भैया 7-8 हजार सेना था। अब सोचिए एगो के पास 40-50 हजार सेना, एगो के पास 7-8 हजार सेना, कहीं वो जीत पाएगा अंग्रेज। लेकिन दिक्कत यही है, अंग्रेज अपना सेना को ऐसे ट्रेनिंग दे करके रखा था। और आपको तो पता ही है कि पहले के समय में जो युद्ध होता था राजा वगैरह के पास में, तो राजा के पास में तलवार और भाला, इन सब से युद्ध लड़ता था। अब तलवार भाला से युद्ध गोली बंदूक से जीत पाइएगा, आप ही सोचिए ना, आपकी तरफ 500 आदमी ले लिए तलवार भाला लेके है, और इधर 20 से 25 का आदमी है AK-47 लेके है, या मशीन गन लेके है, जीत पाएगा, भुजिया बना देगा सबका। तो यही हुआ, हेक्टर मुनरो के पास बढ़िया बढ़िया बंदूक था, बढ़िया बढ़िया तोप था, बढ़िया से ट्रेनिंग दिया हुआ था, कैसे चलाना है सबको सिखाया हुआ था। एक तरफ इस सब का नवसिखिया सेना था, मीर कासिम अपना सेना तो पहले हार गया था वहां, पहले 1763 में। मुगल बादशाह के पास में वही भाला तलवार वाला सेना था, बंदूक वगैरह सब था, लेकिन निम्न क्वालिटी का, लो क्वालिटी का था। इसके पास भी यही, दोनों में युद्ध होता है बक्सर में, इसीलिए इसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध। कब युद्ध हुआ था, 22 अक्टूबर को युद्ध हुआ था। इतना ज्यादा सेना था मुगल बादशाह की, तीनों भारत का तीनों शासक के पास में, लेकिन फिर भी हार गया। कौन हार गया, ये तीनों नवाब एक साथ हार गया। और ये जो हेक्टर मुंडो है, इस सब को मार के खत्म कर दिया, मतलब पूरा सेना सबको हरा दिया। होता क्या है कि बेहतर हथियार था, प्रशिक्षण और अनुशासन, ये सब कुछ नहीं था, ये सब जो है एक तरफ से गुट बना के खाली आ गया था, डिसिप्लिन नहीं था इस सब में, एकजुटता नहीं था। इसी की वजह से जो है अंग्रेज क्या होता है, अंग्रेज जीत जाता है, और ये तीनों जो है हार जाता है। अब समझिएगा, अभी हम आपको बताए थे, देखिए कि दिल्ली का जो राजा था उसका नाम क्या था, शाह आलम द्वितीय था। अवध का राजा सुजाउद्दौला, और बंगाल का मीर कासिम। पलासी की युद्ध में तो सिर्फ बंगाल पे अधिकार हुआ था, वो भी अप्रत्यक्ष अधिकार हुआ था अंग्रेज का। लेकिन बक्सर का युद्ध जो है, बंगाल पे भी कब्जा हो गया, अवध पे भी कब्जा हो गया, और दिल्ली पे भी कब्जा हो गया। मतलब लगभग पूरा उत्तरी भारत में जो है अंग्रेज का आधिपत्य हो गया था। हालांकि सबको हड़पता नहीं है, काहे कि उस समय अंग्रेज को खाली पैसा लेना था, शासन नहीं करना था। पैसा कमाएगा भैया तब ना प्रशासन में खर्च करेगा। तो शुरुआत में उसके पास पैसा, उसका उद्देश्य था पैसा कमाना, प्रशासनिक प्रशासन को अपने हाथ में लेना उद्देश्य नहीं था अंग्रेज का। तो शुरू में जो है सिर्फ कब्जा करता है, और सब इलाका से टैक्स वसूलना, पैसा राजस्व वसूलना शुरू कर देता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है, कब्जा कहीं नहीं करता अंग्रेज। तो ऐसा कुछ हुआ। अब देखिए क्या कारण था जो अंग्रेज जीत गया, इतना बड़ा सेना था इधर, फिर भी अंग्रेज जीत गया, क्या कारण था। तो पहला बात तो यही था कि अंग्रेज का जो सेना है उसको ट्रेनिंग तगड़ा मिला हुआ था, ज्यादा प्रशिक्षित था। दूसरा कारण, हेक्टर मुनरो जो है बहुत सारा युद्ध लड़ रखा था, इसीलिए उसको अनुभव भी ज्यादा था, ज्यादा अनुभवी सेनापति था वो। तीसरा कारण, मीर कासिम जो है भैया चल तो गया, बात तो कर लिया तीनों से, सुजाउद्दौला से और शाह आलम द्वितीय से, लेकिन तीन दिमाग होने की वजह से गठबंधन बढ़िया से काम नहीं कर सका उसका, उसमें एकता नहीं था, यूनिटी नहीं था। इसी वजह से जो है एकता का अभाव के कारण जो है गड़बड़ हो गया मामला। अंग्रेज के पास में बेहतर तोपखाना था, पता ही है भैया, बढ़िया बंदूक था उसके पास में, आधुनिक हथियार भी था, और मुगल सबके सब पास में ऐसा नहीं था। अंग्रेज का युद्ध योजना जो था, उसका जो प्लान किया हुआ था कि ऐसे मारना है, पहले तोप चलाना है, बंदूक से ऐसे
व्यू बनाना, मतलब उससे बहुत बढ़िया था अंग्रेज का, ट्रेनिंग दिया हुआ था ना भैया इसका। लेकिन ये तीनों आया, अचानक आया हमला करने के लिए, सोचा मेरे पास सेना ज्यादा है, उधर कम है, मारपीट करके हरा देंगे, फिर वापस वैसे रहने लगेंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग याद रखिएगा, प्रैक्टिस, ये सब कारण था जिसकी वजह से अंग्रेज जीत जाता है, और ये तीनों भारत का जो बड़ा बड़ा राजा था, तीनों हार जाता है। यहीं से अंग्रेज जो है भारत को उपनिवेश बनाना शुरू कर देता है। पलासी का युद्ध नींव तो रखा था, लेकिन उतना आधिपत्य अंग्रेज का उतना कब्जा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जो है बहुत ज्यादा क्षेत्र पे अंग्रेज का जो है कब्जा हो गया। युद्ध के बाद क्या हुआ? अब युद्ध के बाद क्या हुआ, इसी को हम लोग परिणाम बोलते हैं। तो युद्ध का परिणाम क्या हुआ इसको देखना है। तो देखिए, शाह आलम द्वितीय पराजित हो गया, आपको पता होगा तीनों पराजित हो गया था। शाह आलम द्वितीय भी पराजित हो गया था, और सुजाउद्दौला भी पराजित हो गया था, और मीर कासिम ये भी हार गया था। तो पहली बात, शाह आलम द्वितीय हारा। शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, पहले माना जाता था कि मुगल बादशाह ताकतवर है, अंग्रेज डरता था। लेकिन जब हरा दिया एक बार, तो मुगल बादशाह का जो कमजोरी है उस सबके सामने में आ गया, मुगल बादशाह का वैल्यू घट गया। अब मुगल बादशाह जो है, मतलब शाह आलम द्वितीय जो है, अंग्रेज का पेंशन पे निर्भर हो गया। राजस्व लेता था अंग्रेज, दिल्ली से भी राजस्व वसूल लेता था, और कुछ पेंशन के रूप में पैसा जो है वेतन के रूप में राजा को दे दिया जाता था। राजा नहीं वसूल पाता था राजस्व। तो यही है, अब वास्तविक कमजोरी को उजागर कर दिया मुगल सम्राट जो है, अब अंग्रेज पर निर्भर, मुगल सम्राट को जो है अंग्रेज पे निर्भर होना पड़ा। क्या कि ताकत था, जब मन करता युद्ध में हरा देता अंग्रेज उसको, इसीलिए जो है अब उसको अंग्रेज पे निर्भर होना पड़ गया। इस युद्ध के बाद निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया कि अंग्रेज की जो सैनिक शक्ति है काफी शक्तिशाली है, अंग्रेज के पास जो सेना है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। पता चल गया सबको, भारतीय शासकों को यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों को युद्ध के दौरान जो है, मतलब अंग्रेज को युद्ध में हराना मुश्किल है। अब सोचिए ना, तीन तीन राजा, तीनों को एक साथ हरा दिया, तो खौफ नहीं फैल जाएगा बाकी इलाका में कि भैया अंग्रेज बहुत ज्यादा पावरफुल है, तीन तीन को बड़ा बड़ा राजा था, सबको हरा दिया एक के साथ। यही हुआ, माहौल डर का हो गया, सब अंग्रेज से डरने लगा, युद्ध नहीं करना चाहता था कोई। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल, अवध और मुगल बादशाह पर नियंत्रण स्थापित हो गया। अरे भैया मामूली बात है, देखिए बक्सर के युद्ध में तीन इलाका, तीनों राजा हार गया ना, हार गया तो कब्जा होगा ना। तो वही लिखा हुआ है, बंगाल का कौन था, मीर कासिम, अवध का कौन था, सुजाउद्दौला, और दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। तीनों पे अधिकार हो गया, कौन बड़ा बात है, ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद सबसे बड़ा कांड क्या होता है इसमें, सबसे बड़ा बात क्या होता है कि 1765 ईस्वी में युद्ध समाप्ति के बाद में एक संधि होता है। इसका नाम है इलाहाबाद का संधि। मतलब देखिए, अब नाम से घबराइएगा, इलाहाबाद नाम का जगह है, वहां पर तीनों राजा आया, अंग्रेज का भी हेक्टर मुंडो जो भी वहां का गवर्नर जो वो पहुंचा, सब मिल करके बातचीत किया आराम से कि जो है भैया युद्ध में इतना खर्चा हुआ है, हर जाना कौन देगा, ये जो युद्ध में खर्चा हुआ है इसके बाद कैसे शासन चलेगा। मीटिंग हुआ, जो हार वाला पक्ष था उसको थोड़ा मजबूरी में फैसला लेना पड़ेगा, जो अंग्रेज बोलेगा वो मानना पड़ेगा। तो यही संधि हुआ, एक बातचीत हुआ, समझौता हुआ 1765 ईस्वी में, कहा में, इलाहाबाद में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलाहाबाद का संधि बोलते हैं। किसके किसके बीच में हुआ होगा, तो एक तरफ इधर का तीनों राजा होगा, एक तरफ ब्रिटिश होगा। तो शाह आलम द्वितीय को क्या बोला कि भैया, शाह आलम द्वितीय क्या किया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो दीवानी है, जो रुपया पैसा का मामला है, वो अंग्रेज को दे दिया। हार ये गया था तो देने पड़ता, ऑप्शन क्या था। शाह आलम द्वितीय का कि मुगल बादशाह था, सबसे टॉप पर यही माना जाता, सबसे ऊंचा पद इसी का था यहाँ पर, बंगाल के नवाब से भी, तो जो बोलेगा शाह आलम द्वितीय वही होगा। तो शाह आलम द्वितीय तीनों इलाका का, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मतलब कुल मिलाकर के बात कीजिए तो पूरा का पूरा बंगाल का जो राजस्व वसूली का अधिकारी किसको दे दिया, अंग्रेज को दे दिया। अवध का जो नवाब है सुजाउद्दौला, उसको बोला कि भैया तुम अगर इसको बढ़ावा नहीं देता मीर कासिम को, तो युद्ध नहीं होता, युद्ध में जितना क्षति हुआ है सबका पूर्ति सुजाउद्दौला करेगा। तो अवध को बोला, युद्ध में जितना पैसा का नुकसान हुआ है, जितना हानि हुआ है, सब पैसा दे दो। तो अवध का नवाब को क्या देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। क्षतिपूर्ति मतलब युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करना पड़ेगा। और मुगल सम्राट को क्या किया, उसको उसका भी इलाका जो है कब्जा में ले लिया, और उसको पेंशन की तरह, मतलब नाम मात्र का राजा बना दिया, उसको पेंशन देना शुरू कर दिया, पेंशन भोगी बना दिया। तो ये था आपका इलाहाबाद का संधि। याद रखिएगा, किसके बाद में हुआ है, बक्सर के युद्ध के बाद में हुआ है। ठीक है, इलाहाबाद का संधि हुआ था। ये तीन को मेन बात है, आप लोग ध्यान रख लेंगे। देखिए इसका पीडीएफ जो है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। ठीक है, तो एग्जाम वगैरह में आएगा तो लिख सकते हैं आराम से। चलिए, और हमने आपको बताया था कि इसके बाद एमसीक्यू भी करेंगे, उसको भी करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारिक, मतलब खाली व्यापार करने वाला आया, नाव लेकर के चल दिया, सामान खरीद गया, ऐसा वाला संस्थान नहीं रहा। अब राजनीति की तरफ मुड़ गया वो। अब जो है, अब सोचा कि अब भैया बहुत बड़ा इलाका में कब्जा हो ही गया है, पैसा आ ही रहा है, अब थोड़ा सा जो है प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं।
अब जो है प्रशासन का शक्ति भी जो है वो धीरे धीरे करके अपने हाथ में लेना शुरू कर देता है। बंगाल में द्वैध शासन लगा देता है। ये द्वैध शासन क्या था इसको हम लोग आगे देखेंगे। बंगाल में द्वैध शासन का स्थापित कर देता है। ये सब चीजें थी, ये इसका परिणाम था, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। चलिए, तो प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश का वही बात है, प्लासी का युद्ध जो है ब्रिटिश का नींव रखा था खाली, लेकिन बक्सर का युद्ध जो है वो नींव को और मजबूत कर दिया। बक्सर का युद्ध नींव को और मजबूत कर दिया और अस्थायी कर दिया। मतलब सोचिए, प्लासी का युद्ध में अंग्रेज का ही स्थिति था, लेकिन अब बक्सर के युद्ध में बड़ा भैया बड़ा हो गया है, वो जम गया है पूरा। अब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा इलाका हम कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार जो है बक्सर का युद्ध खत्म होता है और जो है उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा पर अंग्रेज का अधिकार हो जाता है। अब चलिए, इसका हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। हमने पहले ही कहा था कि हम लोग जब क्लास कर लेंगे तो उसके सब बाद में इसका एमसीक्यू देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। अच्छा, ये आंसर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये देखिएगा कि क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 23 जून 1757 को पलासी के युद्ध में सुजाउद्दौला की हार के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नया नवाब किसको बनाया? बहुत ही आसान क्वेश्चन रही। मीर जाफर से वादा किया था, किसको बनाएगा जी? मीर जाफर को बनाएगा। दोनों क्लास देख लीजिएगा, नहीं सब क्वेश्चन कुछ हैवी नहीं कर। 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटा करके मीर जाफर को पद से क्यों हटाया गया? क्या कारण था जो 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटा दिया? भैया वो मना कर दिया था पैसा देना, इसीलिए हटा दिया उसको। तो देखिए, उसने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। विद्रोह मीर जाफर कहाँ किया था? ये तो मीर कासिम ने किया था। उसने मुगल के साथ संधि कर ली थी भैया, मीर कासिम किया था, गलत ही थी। वह अंग्रेजों की बढ़ती धन मांगों को पूरा करने में असमर्थ था, मतलब पैसे नहीं था। हाँ, ये हो सकता है, यही होगा। अंग्रेज के पास, उसके पास पैसे नहीं था, वो दे नहीं सकता था, असमर्थ था, इसीलिए उसको हटा दिया। अंग्रेज को लगा कि काम करने हैं। मीर जाफर को हटाने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नया नवाब किसे बंगाल का नया नवाब बनाया? यह विश्वास करते हुए कि वह उसकी कठपुतली बनकर रहेगा। मतलब कौन ऐसा आदमी था जिसको नया नवाब बनाया था मीर जाफर को हटाने के बाद? पता है, मीर कासिम। पूरा खेल इसी का था। ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी भी लेके गया था। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मीर कासिम मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ लेके चला गया था? मुंगेर लेके चला गया था, बिहार का। ये मुंगेर लेके चला गया था, सी हो जाएगा। अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए, सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए मीर कासिम ने कहाँ गन फैक्ट्री लगाई? गन फैक्ट्री कहाँ लगाया था भैया? जहां राजधानी ले गया था, मुंगेर में। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग वीडियो पॉज करके बिना आंसर देखे हुए क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिएगा। और हमको ऐसा लगता है कि अगर आप लोग ध्यान से क्लास को देखें तो सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, कुछ भारी है भी नहीं कैसे। मीर कासिम के किस कदम से अंग्रेज सबसे ज्यादा भड़क गए, जो अंततः युद्ध का कारण बना? ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा भड़क भड़क गया था? तो मुंगेर में किला बनाना। हाँ भैया, मुंगेर में किला तो बनाया था, इस वजह से अंग्रेज तो भड़का था। लेकिन फिर भी ठीक है, मुंगेर में जो है राजधानी ले गया था, किला बने हुए क्या होगा? फ्रांसीसियों से मदद मांगना, ये बात उतना नहीं जम रहा है। भारतीयों को भी दस्तक का अधिकार दे देना। हम आपको बताए थे कि अंग्रेज क्या किया था, भारत का आदमी को भी फ्री में व्यापार करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज और भारत का आदमी दोनों बराबर हो गया। और यही वजह से जो अंग्रेज भड़क गया, दोनों बराबर कैसे हो सकता है? तो सी हो जाएगा। अंग्रेज पर भारी कर लगाना, कर वर कहाँ लगाया था भैया? नहीं लगाया था। 1763 ईस्वी में अंग्रेज से पराजित होने के बाद मीर कासिम भागकर कहाँ चल गया? मीर कासिम कहाँ भागा था? बंगाल के जस्ट बगल में कौन राज्य था? अवध। उसका राजा कौन था? सुजाउद्दौला। अवध भाग के चला गया था मदद मांगने के लिए। पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। बंगाल से भागकर अवध चला गया था अंग्रेज के खिलाफ संगठन बनाने के लिए। बक्सर के ऐतिहासिक युद्ध में अंग्रेज का सामना करने के लिए मीर कासिम ने किन शासकों के साथ गठबंधन किया? क्या हलवा तो चल बताइए। मीर कासिम किसके किसके साथ में जुड़ गया था? आपको पता है कि अवध का नवाब, मुगल बादशाह और मीर कासिम तीनों युद्ध किया था। अवध का नवाब कौन था? देखिए, सिराजुद्दौला। बख्श वाला प्लासी का युद्ध हो गया, ही नहीं होगा, सिराजू नहीं होगा, सुजाउद्दौला होगा। टीपू सुल्तान का बातें नहीं हुआ है। सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये दोनों के साथ में गठबंधन कर लिया था, दोनों के साथ में मिल गया था। तो बी हो जाएगा आंसर इसका। भारतीय इतिहास की दशा बदलने वाला बक्सर का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? हम आपको बता दें, आप पीपीटी देखिएगा तो ऊपर में लिखा हुआ है, नहीं तो ऐसे याद रखना है। तो 22 अक्टूबर 1764 को। अगर बात करें पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जून का महीना तो वर्षा हो गया था। बक्सर का युद्ध पूछेगा तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का सफल नेतृत्व किस अनुभवी सेनापति ने किया था? अब बक्सर के युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज का सेनापति कौन था? यही सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन था जी? तो हेक्टर मुनरो था। रॉबर्ट क्लाइव तो भी पलासी का युद्ध लड़ रहा था। वायरन हेस्टिंग्स सब अभी आया नहीं। बक्सर के युद्ध में 40 से 50 हजार सैनिकों की विशाल भारतीय सेना
को हराने वाली ब्रिटिश सेना लगभग कितना सैनिक था, लगभग कितना सैनिक था? आपको पता होगा 7-8 हजार था, और अब इसके पास 40-50 हजार था, हार गया फिर भी। सेना नेतृत्व का कमी था, लीडरशिप नहीं था, क्या हो? विशाल सेना होने के बावजूद बक्सर के युद्ध में भारतीय गठबंधन की हार और अंग्रेज की जीत का मुख्य कारण क्या था? क्या कारण था जिसकी वजह से भारत वाला हार गया और अंग्रेज जीत गया? तो अंग्रेज के पास बेहतर तोपखाना और आधुनिक हथियार अनुशासन था, बिल्कुल सही। मुगलों ने युद्ध के बीच में ही आत्मसमर्पण कर दिया था, ऐसा हुआ था क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मीर कासिम युद्ध शुरू होने से पहले ही मर गया था। अरे भैया नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज को मराठा नहीं लेना, बस एक कारण है कि अंग्रेज के पास में बेहतर तोपखाना था और हथियार, आधुनिक हथियार था, जिसकी वजह से वो जीत जाता है। बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद 1765 ईस्वी में अंग्रेज और पराजित शासकों, मतलब कौन कौन, तीनों जो नवाब था, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच कौन सा संधि होता है? ऐतिहासिक संधि होता है, क्या नाम था उसका? इलाहाबाद का संधि, इसालवाई संधि, अलीगढ़ का संधि, पुरंदर का संधि। ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब भारत के साथ में बाकी सबका टकराव होगा। भारत के साथ में अंग्रेज के साथ में मराठा लड़ेंगे, अंग्रेज के साथ में मैसूर का शासक टीपू सुल्तान वगैरह सबका जब लड़ाई होगा, मैसूर का लड़ाई होगा, तब जो है हम लोग ये सब अलीनगर संधि, सालवाई संधि, पुरंदर का संधि, ये सब संधि को देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज को किन क्षेत्रों की दीवानी, मतलब पैसा वसूलने का, राजस्व वसूलने का अधिकार कौन कौन क्षेत्र का दिया था? आपको पता होगा किसका? अवध का, अवध और कहाँ है भैया? अवध, सॉरी अवध का नहीं, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दे दिया था, अवध का नहीं दिया था। तो ये तीनों इलाका हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह कथन किस युद्ध के बाद के लिए सत्य है? पलासी के युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, पर इस युद्ध ने उस नींव को मजबूत एवं मस्त है। कौन सा युद्ध भैया? बक्सर का युद्ध, बक्सर का, अभी तो पढ़े थे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर कहीं पे मिस्टेक हो गया है, या कहीं पे गलती हो गई है, या कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में उस बात को जरूर से मेंशन कीजिएगा। हम उसको आगे सुधारने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इतिहास के आगे की कक्षाओं के साथ में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है अंग्रेज आगे प्रसार करता है अपने। तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।